हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जानेंगे महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है और भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उसकी क्या-क्या व्याख्याएं दी गई है। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद जो हमारा 76 है उसमें बात की गई है अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी किसे कहते हैं, इसका काम क्या होता है, आइए उसे समझते हैं। महान्यायवादी जो होता है वो कानूनी अधिकारी होता है, यानी भारतीय सरकार का जो प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, यानी जो सलाहकार है, यानी कि सलाह देगा वो, पीएम को सलाह देगा, मंत्रिमंडल को सलाह देगा, मंत्री परिषद जो है उसको सलाह देगा और कहेगा कि देखिए ये जो लॉ बन रहा है इसमें ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को देखने का जो काम वगैरह करता है वो करता है महान्यायवादी। परंतु महान्यायवादी की सलाह को मानने के लिए पीएम बाध्य नहीं होते हैं, यानी इसका काम है केवल सलाह देना। कोई कानून वगैरह बन रहा है तो ये अपने स्तर पर क्या करेगा, सलाह देगा। अगर वो सलाह अच्छी लगी तो पीएम जी जो है वो मानेंगे, उनका मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद मानेगा। अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो वो नहीं मानेंगे, ठीक, उसके लिए वो बाध्य नहीं है। अटॉर्नी जनरल बनता कौन है, होता कौन है? तो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता होनी चाहिए। कि अगर आपके अंदर इतनी योग्यता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, तभी ऐसे व्यक्ति को, ऐसी योग्यता वाले व्यक्ति को ही हम घोषित करते हैं अटॉर्नी जनरल। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता क्या होती है? कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कौन व्यक्ति बन सकता है? जो हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल उसने क्या किया हो, केस लड़ा हो, ठीक, 10 साल उसने क्या किया हो, केस लड़ा हो, और 5 साल उसने वकालत की हो। अब केस लड़ने और वकालत करने का मतलब क्या है? तो देखिए, केस लड़ने और वकालत करने का मतलब क्या है कि जब आप एक वकील के रूप में अपॉइंट होते हैं तो ज़रूरी नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति एडवोकेट बन गया तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास केस लड़ने की योग्यता आ जाती हो। वो केस ले सकता है मगर उसे पर्सनली अभी लड़ नहीं सकता, तो वो किसी और व्यक्ति को जो उस प्रकार के केस लड़ सकता है क्या करेगा, उस व्यक्ति को अप्रूवल दिलाएगा कि ठीक है, देखिए ऐसा ऐसा मैटर है, आपको ऐसे केस लड़ने हो। तो यानी 10 साल तक उसने मुकदमा वाले काम किए हों और 5 साल वो क्या रहा हो, वकील रहा हो, यानी वकालत की हो उसने और 10 साल केस लड़ा हो, तो ऐसा व्यक्ति बन सकता है अ, सुप्रीम कोर्ट का जज। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता को वो पारित कर लेता है। अब अटॉर्नी जनरल जो होता है वो केंद्र सरकार के सभी मैटर्स को देखता है। कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है वो केस कर देते हैं डायरेक्ट भारत सरकार पे, यानी केंद्र सरकार पर। उन्होंने क्या कर दिया, केस कर दिया कि हमारी जो सरकार है वो ऐसे लॉ बना रही है कि जिसमें पुरुष वर्ग को अधिक लाभ हो रहा है, महिलाओं को कम लाभ हो रहा है। कोई एक ऐसा लॉ बना दिया, ऐसा कानून बना दिया, जैसे 3 तलाक का मैटर था। तो 3 तलाक का मैटर जो था, सायरा बानो थी, उन्होंने केस कर दिया था डायरेक्ट भारत सरकार के ऊपर कि भारत सरकार के अंदर ये जो लॉ है 3 तलाक वाला, ये अच्छा नहीं है, फेयरफुल नहीं है। तो अब क्या कर दिया गया, भारत सरकार पर केस कर दिया गया। जब सामान्यतः किसी व्यक्ति पर केस किया जाता है, मुकदमा किया जाता है, तो एक वकील अपॉइंट किया जाता है, वो एक वकील को रखेगा और वकील उसके केसों को, मुकदमों को लड़ेगा। अगर भारत सरकार पे ही जब केस कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशंस में उनके केस यानी मुकदमे की सभी चीज़ों को देख रेख करता है अटॉर्नी जनरल। वो देखेगा, मैनेज करेगा, क्योंकि वो 10 साल तक केस लड़ चुका है, यानी 10 साल से अधिक केस लड़ा होगा उसने, तभी तो वो अटॉर्नी जनरल बना है, यानी उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो ऐसा व्यक्ति अब भारत सरकार के केस को लड़ेगा, यानी रिप्रेजेंट करेगा। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं भी मुकदमा लड़ सकता है।
तीनों जगह में से किसी जगह पर भी वो मुकदमा लड़ सकता है। इसकी बातें क्या क्या है, अब देखिए, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो केवल एक होता है। अटॉर्नी जनरल की संख्या कितनी होती है? एक होती है। अटॉर्नी जनरल का सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, यानी कुछ एविडेंस वगैरह, कागज वगैरह जो इकट्ठा करना, यानी सलाहकार समझ सकते हैं कि इसके हेल्पर के रूप में एडवोकेट जो अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए उसके अंडर एक व्यक्ति काम करता है जिसे कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल। इसकी भी संख्या कितनी होती है? एक होती है। एक क्या होता है? अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार पर होने वाले केस मुकदमे की पैरवी करता है, उसकी देखरेख करता है, और उसके बाद जितने भी कानूनी गतिविधियां होंगी, कोई कानूनी नियम बनाया जाएगा लॉ को लेकर के, तो उस पर अपनी सलाह देने का अधिकार रखता है कौन? अटॉर्नी जनरल। परंतु इसकी बात को माना जाए या ना माना जाए, ठीक, ये पीएम के ऊपर निर्भर करता है। पीएम को अच्छा लगे मानेंगे, नहीं अच्छा लगा नहीं मानेंगे, वो उसकी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। फिर सॉलिसिटर जनरल जो होता है, इसकी हेल्प के लिए उसके नीचे एक व्यक्ति काम करता है जिसे कहा जाता है एडिशनल सॉलिसिटर। ठीक, इनकी संख्या 4 होती है। इसके अंडर में 4 व्यक्ति काम करते हैं जो इसे रिपोर्ट करेंगे, इसे सारी चीज़ें। अब जैसे मान लीजिए कोई मुकदमा लड़ना है, तो उस वैसे ही कितने मुकदमे हो चुके हैं, ठीक, उन पर क्या क्या निर्णय आए हैं, ठीक, तो इन सभी चीज़ों की रिपोर्ट ये ले जाकर इन्हें देगा, तो जो अटॉर्नी जनरल है वो उन्हें पढ़ेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ताकि अगली बार जो वो मुकदमा लड़ने वाले हैं उसे अच्छे से लड़ सकें। और इसके पास वो सारी फाइलें कहाँ से आएंगी? ये व्यक्ति जा कर के उनकी हेल्प करेगा और उनको वो सारी फाइलें प्रोवाइड कराएगा। तो ये इस प्रकार से चलता है अटॉर्नी जनरल का क्या कार्य, अटॉर्नी जनरल। और उसके बाद देखिए, पहला बात कहा गया कि ये केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि का मतलब होता है कानूनी अधिकारी, यानी सलाह देने के लिए। दूसरा, केंद्र सरकार पर केस यदि हो जाए तो वो देखते, उसका मुकदमा कौन लड़ेगा? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल लड़ेंगे। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तीनों में से कहीं भी लड़ सकते हैं। और परंतु इनका कोई वेतन फिक्स नहीं होता है। इनका कोई वेतन फिक्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि भारतीय संविधान में यदि आप किसी पद पर लगातार नियुक्त होकर के यदि आप निरंतर सेवा दे रहे हैं, तभी आपको वेतन मिलेगा। यदि आप केवल कभी कभी उस पद का प्रयोग करते हैं, तो आपको उसका वेतन नहीं दिया जाएगा। जैसे उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए उनको सभापति के पद के अनुसार वेतन दिया जाता है। उसी तरह जो अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल कभी कभी जब वो ऐसी स्थिति आई तो सलाह देने पहुंच जाएंगे, कभी केस हो गया भारत सरकार पर तो लड़ने पहुंच जाएंगे, इसीलिए उनको किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है। इनकी जो नियुक्ति है वो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं। आगे कहा गया है कि ये सामान्य नागरिकों के केस को भी लड़ सकता है। अटॉर्नी जनरल जो है उसकी एबिलिटी भले ही उतनी अधिक हो, उतने बड़े ओहदे पर हो, परंतु वो सामान्य नागरिकों के भी केस को लड़ सकता है। अब सामान्य का मतलब एकदम छोटे मोटे आदमियों का नहीं। अब सामान्य से मतलब समझ सकते हैं कि अगर कोई अमीर आदमी है, बिजनेसमैन है, अगर उस पर कोई व्यक्ति केस कर दे तो हर व्यक्ति ऐसा वकील खोजता है जो एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक। तो ऐसे वकील को, यदि ऐसा वकील, कुल मिला जुला करके ये केंद्र सरकार का क्या है? वकील ही है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार का क्या है? वकील है। तो जो व्यक्ति केंद्र सरकार का वकील बनने की योग्यता रखता हो, मतलब उसके अंदर काबिलियत बहुत अच्छी है। तो कोई भी जो बिजनेसमैन है, बड़ा व्यक्ति है, जब उस पर मुकदमा होगा तो वो भी सोचेगा कि थोड़ा पैसा लगेगा तो क्या है, एक अच्छा वकील करेंगे जो कि हमें मुकदमा जिता सके। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो पैसा दे करके अटॉर्नी जनरल को अपना क्या बना लेते हैं? वकील बना लेते हैं, उनसे केस लड़वाते हैं, और वहाँ से अटॉर्नी जनरल अपनी इच्छा अनुसार पैसा ले सकते हैं। वकील जितना चाहे उतना चार्ज कर सकता है अपने अनुसार। फिर अगले पॉइंट में कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा अनुसार,
कि जब तक राष्ट्रपति जी की इच्छा है तब तक आप अटॉर्नी जनरल के पद पर बने हुए हैं। जब राष्ट्रपति जी की इच्छा नहीं होगी, वो आपको जब हटाना चाहे आपको तभी उस पद से हटना पड़ेगा। इसका मतलब होता है प्रसाद पर्यंत रहना, अर्थात इच्छा अनुसार किसी पद पर रहना। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं कौन? अटॉर्नी जनरल। आगे कहा गया है संसद का सदस्य नहीं होता है। ये जो अटॉर्नी जनरल होता है, अब संसद का सदस्य होने का मतलब ये केंद्र सरकार, ये संसद हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। अगर लोकसभा के सदस्य होते तो कोई बिल वगैरह यदि लोकसभा में जाता तो वो भी वोट देने का अधिकार रखते। क्यों? क्योंकि हम लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। यदि राज्यसभा का सदस्य होता तो राज्यसभा में कोई मैटर वगैरह जाता तो वोटिंग की बात आती तो ये वोट देता। क्यों? क्योंकि हम राज्यसभा के सदस्य हैं। परंतु अटॉर्नी जनरल ना तो लोकसभा का सदस्य माना जाता है ना तो राज्यसभा का, वो सदस्य किसी सदन का नहीं माना जाता, मतलब वोट देने की पावर उसके अंदर नहीं है। परंतु यह संसद में बैठने के योग्य है, मतलब ये संसद में जाकर बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, लोगों की बातों को सुन सकता है, मगर जब वोट देने की बात आएगी तब वो वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वोट केवल वही व्यक्ति देते हैं जिन्हें मान्यता दी जाती है कि आप संसद के सदस्य हैं। तो ये संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद में बैठ सकता है, यानी लोकसभा में भी बैठ सकता है, उसकी इच्छा हो तो राज्यसभा में भी बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता है। क्योंकि आपको पता है वोट देने का अधिकार कौन रखता है? जो संसद का सदस्य हो। तो ये ओवरऑल पूरी बातें हो गई किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल के बारे में। और ये जो बैठने की बात की गई है, भाषण देने की बात है, वो आता है आर्टिकल 88। ठीक है, यानी एक ही साथ आपने देख लिया आर्टिकल 88 को भी। यहाँ पर एजी का मतलब अटॉर्नी जनरल से लिया गया है। ठीक, कि अटॉर्नी जनरल संसद में बैठने की योग्यता रखते हैं, अर्थात वो संसद भवन में बैठ सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में से किसी सदन में। इसका व्याख्या की गई है अनुच्छेद 88 में। कि 88 में कहा गया है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो किसी भी सदन में जा कर के बैठ सकते हैं। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 77। ठीक, आर्टिकल 77 में कहा गया है भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नेतृत्व में पीएम करेंगे। कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो भारत सरकार है, उसका संचालन राष्ट्रपति के नेतृत्व में, यानी राष्ट्रपति की देख रेख में कौन करेगा? पीएम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति है, परंतु देश को चलाने की जिम्मेदारी किसके पास है? देश को चलाने की जिम्मेदारी पीएम के पास होती है। पीएम सारी चीज़ों को देखेंगे, कौन सा कानून बनाना चाहिए, कौन सा कानून नहीं बनाना चाहिए, कौन सी विदेश नीतियाँ अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी है। ठीक, कौन सा नियम कानून लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। तो देश से जुड़ी हुई जितने भी कानूनी व्यवस्थाएं होती है, उसकी देख रेख, उसको बनाने वगैरह काम सब पीएम करते हैं। मगर राष्ट्रपति के नेतृत्व का मतलब होता है कि वो सभी चीज़ें तो करेंगे पीएम, परंतु किसके अंडर में रहते हुए? प्रेसिडेंट के अंडर में रहते हुए। तो ये है आर्टिकल 77। उसके बाद आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में कहा गया है कि संसद की जानकारी जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को देंगे। संसद की जानकारी का मतलब कि संसद भवन में क्या क्या हो रहा है, यानी कौन सा कानून बना है, कौन सा कानून बंद हुआ है, ठीक, कौन सा कानून बनाने वाले हैं, या अभी जैसे संसद भवन में जो कुछ भी चल रहा हो, ठीक, यानी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें जो हो रही हैं, जो होने वाली हैं, तो संसद भवन की पूरी जो जानकारी है उनकी उसकी जो अपडेट है कि इस समय संसद भवन में चल क्या रहा है, ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करते हैं पीएम। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई बिल वगैरह जब पारित किया जाता है, पास किया जाता है, कि इधर से भी पास हो गया, इधर से भी पास हो गया, ले जाइए अब इस बिल को लॉ में बदल दीजिए, एक्ट में बदल दीजिए। तो इसको ले करके राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर कराने कौन जाता है? पीएम जाते हैं। क्यों जाते हैं?
क्योंकि आर्टिकल 78 में कहा गया है कि संसद की जो जानकारी है, संसद में जो हो रहा है, जो होने वाला है, उन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो प्रधानमंत्री जी हैं वो राष्ट्रपति जी को पहुंचाते रहेंगे। तो ये हो गया आर्टिकल 78। 88 आपने देखा कि जो अटॉर्नी जनरल होता है, यहाँ पर एजी से याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल भी होता है, एक एडवोकेट जनरल होता है। तो ये अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा गया है, महान्यायवादी के बारे में। तो अब आते हैं आर्टिकल 165। अरे डायरेक्ट 165 कैसे आ गया? 165 को आप इसी समय समझ लेंगे तो दो चीज़ें एक साथ याद हो जाएंगी। जैसे केंद्र सरकार पर यदि कोई मुकदमा कर देता है, कोई केस कर देता है, तो उसका केस लड़ते हैं अटॉर्नी जनरल। उसी तरह राज्य सरकार पर यदि कोई केस कर दे तो राज्य सरकार जैसा जैसा नेतृत्व अटॉर्नी जनरल करता है इस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वैसा वैसा ही नेतृत्व करता है एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक। एडवोकेट जनरल को नियुक्त करने की सलाह कौन देते हैं? पीएम देते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल किसकी सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं? पीएम के सलाह पर ही। मगर नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति जी। और यहाँ पर नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का केस लड़ता है इसलिए ये संसद में बैठने की योग्यता रखता है, उसी तरह यह राज्य सरकार के केस को लड़ता है इसलिए यह मंत्रिमंडल में बैठने की योग्यता रखता है। परंतु ना तो ये लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का, इसलिए संसद में वोट नहीं दे सकता। उसी तरह ये भी मंत्रिमंडल में बैठ तो सकता है परंतु वहाँ पर वोट नहीं दे सकता। तो एक हो गया अटॉर्नी जनरल और एक हो गया एडवोकेट जनरल। दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं। ये भी वकील की तरह काम करता है, ये भी वकील की तरह। ये केंद्र सरकार के केसों को संभालेगा, ये राज्य सरकार के केसों को संभालेगा। ठीक। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें यदि आपको समझ में ना आई हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।